अच्छा जी, पेज 152 निकालें। पिछली क्लास के एंड पे जो हमारी डिस्कशन चली थी, तो मैंने आपको 2 सवाल दिखाए थे। अगर वो आप सवालों के मुझे नंबर बता दें। क्वेश्चन नंबर किसी एक सवाल का नंबर भी लिख लेना काफ़ी होगा, कोई ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 था। जैसे क्वेश्चन 32 में एडजस्टमेंट नंबर 4, पेज नंबर 75। इस सवाल में क्या लिखा हुआ था? पोस्ट एक्विजिशन सेल, यानी क्वेश्चन 32 में जो एडजस्टमेंट 4 अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में दिखाई है, इसमें लिखा हुआ था पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो हम रिलैक्स रहें, ये पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन बनने के बाद की सेल है या पूरे साल की सेल है? बाद की सेल है। इसलिए बस हमने क्या किया था, मुझे याद है, सोल्ड 80 ले लिया था। बस आज क्या करना है, छोटा सा एक काम करना है। बस ये सवाल हमने यहाँ लिख लिया, सारे ज़रा लिख लें। क्वेश्चन 32 एडजस्टमेंट नंबर 4, पेज 75। ये पेज निकालो, 152 है हमारी किताब का। बैठ से जल्दी हाइब्रिड में निकाल लें, पेज नंबर 152। तो क्वेश्चन 32 में एडजस्टमेंट 4 में हमने देखा था लफ्ज़ लिखा हुआ है पोस्ट एक्विजिशन सेल, यानी पेरेंट सब्सिडरी बनने के बाद की सेल। इसलिए जो हजरात लेट आए हैं, हमने क्वेश्चन 32 में क्या किया था, सेल के आगे 80 लिख दिया था। लेकिन आज के सवाल में देखें, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 15 और पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया यकम मई 15 को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने बन गए? 8। तो 8 महीने। ये सेल 12 महीने की है या 8 महीने की है? ओए, तो पूरे साल की है। इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पेज 152। इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी पेरेंट ने सब्सिडरी को चीज़ें बेची होंगी, बट उसको मैं पेरेंट को सब्सिडरी को चीज़ें बेची हो नहीं कह सकता। शायद मैं ये कह दूं कि ऑस्कर ने यूएल को या यूएल ने ऑस्कर को बेची है। पेरेंट सब्सिडरी का लफ्ज़ बोलना गैर मुनासिब है। पेरेंट सब्सिडरी वाली सेल कितने महीने की हुई होगी? सिर्फ 8 महीने की। अब आपस की सेल में कितनी कैंसिल करूं? जो आपस की है या जो पहले की भी है? जो आपस की है, बस उसको कैंसिल करना है। चलें जी, आपस की सेल जो है वो कैंसिल करते हैं। पहले ज़रा मुझे फिगर्स लिखवा दें। ये ओएल कौन है? अच्छा जी, सोल्ड P2S इनटू। अब 40 को आपने कैंसिल करना है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में, क्योंकि ये सेल जो 60 है ये धोखा है। जैसे जिंदगी आपको पता है धोखा है, ऐसे ये 60 भी धोखा है। धोखे नहीं मिलाया इसको, ये धोखा है, डिसेप्शन है। तो 60 कितने अरसे की सेल है? 12 महीने की सेल।
लेकिन शादी हुए कितना अरसा हुआ इनका, 8 महीने हो गए, उससे पहले भी सेल कर रहे थे, कोई मसला नहीं। हमें तो कौन सी सेल चाहिए, पोस्ट एक्विजिशन। ऐसा हमने क्वेश्चन 32 में क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी आफ्टर एक्विजिशन सेल थी और इसको हमने पोस्ट एक्विजिशन बना लिया। तो ये छुरी बताएं सेल पे कब चलाया करनी है, जब सेल के साथ क्या लिखा हो, ड्यूरिंग द ईयर, बस, बाकी कोई मसला नहीं। अनसोल्ड के साथ छुरी नहीं चलानी, बिल्कुल भी नहीं, अनसोल्ड के साथ छुरी नहीं चलानी। द रीजन इज कि शोहर बीवी बनने के बाद 40 की सेल हुई है, उसमें से 20 अनसोल्ड है। शोहर बीवी बनने के बाद 40 की सेल हुई है, उसमें से अनसोल्ड 20 है। हाँ, अगर ये 41 आ जाती, वैसे ऐसा कभी पेपर में हुआ नहीं, अगर अनसोल्ड 41 आ जाती, फिर मेरा मशवरा था कि यहाँ 40 से लिख देते, फिर आप अनसोल्ड फिर 40 ले लेते। अभी तो ऑलरेडी कम है काफी, तो कोई मसला नहीं। शोहर बीवी बनने के बाद की सेल 40, ये पॉसिबल है उसमें से 20 बचाओ, बिल्कुल, तो उसी में से 20 बचा हुआ है। एक बात है जो आई के अपने कभी टेस्ट नहीं की, खुदा ना खास्ता अगर इधर मैं आपको कह रहा हूं 41 आ जाता, तो फिर इधर आप 40 से लिखते, क्योंकि आपस की सेल तो वही है ना। अनसोल्ड का प्रॉफिट वगैरह छोड़ें, वो आप लोग निकाल लेंगे। S2P, ओए ये भी ड्यूरिंग द ईयर है। इसका मतलब है बीवी शोहर को चीजें बेच रही थी किचन से, लेकिन अपने घर के किचन से बेच रही होगी। जब मेके में थी, मेका तो उस वक्त मेका भी नहीं था, सॉरी, तो वो उधर किचन से इधर कमरे में चीजें बेच रही है, तो ये शोहर बीवी बनने से पहले की सेल है। तो मुझे तो सेल कब की चाहिए, रिश्ता होने के बाद की सेल चाहिए। साल की सेल तो 8 महीने की 20। अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट ये गुजर गया है। अच्छा, अनसोल्ड का प्रॉफिट, ठीक है निकाल। अच्छा, तो जो हजरात लेट तशरीफ लाए हैं, मैंने बस सेल को 8/12 कर दिया है ताकि मेरी पोस्ट एक्विजिशन सेल निकल आए। ये पहले 5 मिनट यूट्यूब पे ले लीजिएगा। भाईजान अगली एडजस्टमेंट इन ट्रांजिट की है, ये आप लोग अगर मुझे समझा देना तो कमाल ही हो जाए। ये इन ट्रांजिट की है, ये अगर आप मुझे इसकी एंट्री करवा देना तो कमाल हो जाए। वो तो कुछ भी हो, चेक इन ट्रांजिट हो या कैश इन ट्रांजिट में ही हमने शो करना होता है। जनरल एंट्री बताएं। नहीं, पेएबल डेबिट नहीं, मैंने कहा हुआ है पहले रिसीवेबल क्रेडिट किया करें। यूएल, प्लीज प्लीज फोकस सारे, यूएल सेटल्ड द बैलेंस, रिकंसाइल्ड नहीं, सेटल्ड। आप फोन करके कॉलेज वालों को कहे भाईजान मैंने फीस सेटल कर दी है, कॉलेज वाले कहें यार मेरे ख्याल से तो अभी तक रिसीवेबल है। आप कहें सर मैंने सेटल कर दिया है, मैंने फ़ीस सेटल कर दी है। एक सब्जेक्ट की फ़ीस थी 22,000 रुपये, सर मैंने सेटल कर दी है फ़ीस। आपने फ़ोन करके कहा सर मैंने सेटल कर दिया है। आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया हुआ है, आपने कहा सर मैंने सेटल कर दिया, कॉलेज वालों ने कहा यार हमें तो नहीं मिली। तो पता ये चला कि आपकी किताबों में पेएबल टू कॉलेज 0 आ रहा है, आपने सेटल कर दिया, एक ही सब्जेक्ट आपने उठाया था। कॉलेज की किताबों में रिसीवेबल 22,000 आ रहा है, और दोस्त को आपने फोन किया यार तुम फीस लेके नहीं, ओह यार मैं तो मरुंडे खाने बैठ गया था, चपेड़। इसीलिए सेटल्ड का लफ्ज लिखा हुआ, रिकंसाइल्ड का नहीं लिखा हुआ, कि जो एक कह रहा है रिसीवेबल है वही दूसरा कह रहा है पेएबल है, ये नहीं लिखा हुआ। दोनों ने रिकंसाइल नहीं किया। सब्सिडरी सेटल्ड द इंटर कंपनी बैलेंस, सब्सिडरी ने कहा मैं अपने कंधों पे बोझ लेके मरूं, सॉरी सरताज, मैं तुम्हें पेमेंट करके मरूं, ये मुझे ज्यादा अच्छी मौत है मेरे लिए। सब्सिडरी सेटल्ड द बैलेंस बाय शोइंग अ चेक ऑफ 30। आपने घर से फीस भेज दी 30,000 रुपए कॉलेज में, लेकिन कॉलेज वालों को अगले साल मिली, क्योंकि दोस्त आपको पता है आपके जैसे ही था, फिर निकल गया इधर उधर। अब पढ़ें, यूएल सेट
सेटल द बैलेंस बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 30। यूएल ने क्या एंट्री कर ली होगी? क्रेडिटर डेबिट। डेबिट का मतलब होता है किताबों से खत्म। यूएल की किताबों में मुझे बताएं जल्दी से पेएबल में कितना आ रहा होगा बैलेंस, क्योंकि हमने सेटल कर दिया है इस बैलेंस को। अल्लाह भला करे, मुझे क्यों नहीं नजर आ रही करंट लायबिलिटीज? जीरो। इसकी किताबों में जीरो नजर आ रहे, लेकिन पेरेंट को चेक मिला अगले साल। अल्लाह मुझे भला, करंट एसेट्स नहीं नजर आ रहे। डेटर, ये लिख लें जी। एक की किताबों में 30 पड़ा, दूसरी किताबों में 0 पड़ा। सर आपको कैसे पता चला? सब्सिडरी सेटल्ड। सर फिर भी सब्सिडरी सेटल्ड। सेटल्ड द बैलेंस, बैलेंस उड़ा के फारग कर दिया या बैलेंस रिकंसाइल किया? उड़ा के फारग कर दिया। आई हैव सेटल्ड माई फीस मीन्स मेरा मेरा कोई पेबल नहीं है अब, बट कॉलेज वाले कह रहे हैं मुझे अगले साल मिली है, तो उन्होंने तो फिर रिसीवेबल शो किया होगा। सब्सिडरी सेटल्ड द बैलेंस बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 30। सब्सिडरी ने बैलेंस सेटल कर दिया 30 रुपीज का चेक इशू करके। हाउएवर चेक वाज रिसीव्ड बाय पेरेंट ऑन 1 जनवरी। अगर इसको अगले साल मिला है तो क्या इसने डेटर क्रेडिट कर लिया होगा हमारे साल, या अभी तक डेटर में पड़ा होगा 30? इसको तो अगले साल चेक मिला है, तो इसने डेटर कब क्रेडिट किया होगा? अगले साल। तो हमारे साल डेटर में पड़ा है। वैसे जिन बच्चों को ये एडजस्टमेंट नहीं भी समझ आई थी ना, उनको भी मार्क्स मिल गए थे, क्योंकि वो 30 को इन ट्रांजिट में शो कर रहे थे। जिनको नहीं भी समझ आई थी 30 को इन ट्रांजिट में शो कर रहे, उतने से मार्क्स तो मिलेंगे ना। लेकिन इस एडजस्टमेंट को अब हम प्रॉपरली पोस्ट करते हैं। शोहर ने 30 नहीं लेने, बीवी की किताबों में तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, और कैश इन 30। तो डेटर्स में आपको -30 नज़र आ जाएगा, और कैश इन ट्रांजिट आप ऐड कर देंगे 30 का। ये कैश इन ट्रांजिट कैश इन बैंक में ही आमतौर पे ऐड कर दिया जाता है। अच्छा जी, एक ने सेटल कर दिया। अच्छा, सेटल करने वाले की किताबों में लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, सोच के बताएं? 0। चलें ये अगली डिस्कशन। ये मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहा हूं। ये कौन सी फिगर्स हैं? जो सवाल में 10-12 फिगर्स हम गिन के लाते हैं। इंफॉर्मेशन दी हुई है सवाल में, पी गेव लोन ऑफ ₹100 एट 12%। बताएं जी, P&L के मुंह पे इसकी कैसे करें? पी गेव लोन ऑफ 100 एट 12%। जल्दी 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 जल्दी। पी की अदर इनकम में से माइनस कर दें 12, और सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस कर दें 12। क्यों? पी ने कितना लोन दिया? 100। उस पर कितना इंटरेस्ट? बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने होते हैं, और P&L में इनकम और एक्सपेंस। पी ने अदर इनकम, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा सही बनी होती हैं बाय डिफॉल्ट। पी ने अदर इनकम में कितना डाला होगा? ये पी की अदर इनकम में से मैंने निकाल दिया। एस ने फाइनेंस कॉस्ट में कितना डाला होगा? ये मैंने एस की फाइनेंस कॉस्ट में से निकाल दिया। अच्छा जी, पी चार्ज्ड ₹19
एज मैनेजमेंट फी, मशवरा फीस। पी चार्ज ₹19 एज मैनेजमेंट फ़ी। पी ने 19 रुपये मशवरा फीस चार्ज की है, पूरे साल की होगी। अब और क्या मैं लिखूँ जी, करवाएं कैंसिल। पी की अदर इनकम में पड़ा होगा 19, पी ने एंट्री की होगी कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, मशवरा फीस इनकम क्रेडिट। देखें डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर की बात करें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की इनकम होती है मशवरा फीस और आपका एक्सपेंस होता है। एस ने कहां डाला होगा? एस ने एडमिन एक्सपेंसेस में, पी ने डाला होगा अदर इनकम में और एस ने डाला होगा एडमिन एक्सपेंसेस में। ये एडजस्टमेंट्स जो है ना, इनको कभी भी आपने वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना, क्योंकि ये बराबर अमाउंट से इधर ही कैंसिल हो जाती हैं, तो एस के प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता इसका। ये एक बहस है, इसको छोड़ने पर। इनको कभी भी वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना, इन दोनों एडजस्टमेंट्स को नोट कर लें। इस तरह की एडजस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में पढ़ी थी रिसीवेबल पेएबल की, लेकिन आज ये एडजस्टमेंट किसके एतबार से पढ़े हैं? इनकम और एक्सपेंस। बैलेंस शीट में इन दोनों के क्या कैंसिल होंगे? रिसीवेबल पेएबल। और P&L में इन दोनों के क्या कैंसिल होंगे? मुझे कैसे पता चला ये रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए? बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कैंसिल कर रहा हूँ? कैंसिल कर रहे हैं। पी ने क्या एंट्री की होगी 19 की? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। एस ने क्या एंट्री की होगी 19 की? एडमिन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फाइनेंस कॉस्ट से तो नहीं निकाल सकते ना, जो जहां पड़ी है वहीं से निकालेंगे। और ये एरो भी मैंने शो करा दिया। चलें जी, आज की आखिरी एडजस्टमेंट और फिर छुट्टी। अच्छा यार, मैं ये बताओ, पी ने कहाँ डाला होता है मशवरा फीस? अदर इनकम में डाली होती है। और एस ने कहाँ डाली होती है मशवरा फीस? एडमिन एक्सपेंस में। पेरेंट ने चार्ज किया है 25 लाख पर मंथ सब्सिडरी को मशवरा फीस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब से खरीदा है। यकम में से मशवरे दे रहे हैं, 8 महीने मशवरे दिए हैं। पेरेंट चार्ज्ड एंड क्रेडिटेड इट टू खर्चा इंस्टेड ऑफ अदर इनकम। ओए ओए, पेरेंट क्रेडिटेड इट टू खर्चा। पेरेंट को कहां वैसे खुशी कहां रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? पेरेंट तो मशवरा देने वाला है, उसे इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए थी ना। उस बेचारे ने क्या कर दिया? खर्चा क्रेडिट कर दिया। अब ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टाइप एडजस्टमेंट होगी ना, तो इसको उस तरह से देख लेते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टाइप एडजस्टमेंट। तो कोई मसला नहीं, खैर है।
तेरी खैर। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स। जी अदर इनकम बताएं। नहीं आ रही सवाल में? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 0 + 0। एक्सपेंसेस बताएं। 115 और वो एक डिस्कशन है, घर जाके देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगी। 115 और 102 पे 8/12 लगाना होता है, वो तो एक छुरी है, उसको छोड़े फिर। ये तो अनएडजस्टेड फिगर्स है ना, एंड पे एक ही दफ़ा छुरी चलानी होती है सब पे। ये 0S पे भी छुरी चलानी होती है, बस S की सारे फिगर्स पे छुरी चलानी होती है। ये एडजस्टमेंट अलग है, इसको छोड़ें। अच्छा, ये तो वो छुरी वाली एडजस्टमेंट है, लीव इट। हम अपनी एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। ये तो बस याद रखिएगा, हर सवाल में 8/12 का फैक्टर लगाना है आपने। अच्छा जी, सब्सिडरी ने क्या किया? ये तो पेरेंट का बता रहा है। OL चार्ज्ड एंड क्रेडिटेड इट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सब्सिडरी ने क्या किया? बाय डिफॉल्ट सब्सिडरी ने एडजस्टमेंट सही किया। सब्सिडरी ने एडजस्टमेंट सही किया। सब्सिडरी के एडजस्टमेंट की मुझे टेंशन नहीं, मुझे किसकी टेंशन है? एडजस्टमेंट की टेंशन है। अब आप बड़े हो गए हैं, एंट्री बताएं क्या होनी चाहिए थी? 2.5 को जरा 8, 2.5 को जरा 8 से ज़रब दे दें ताकि वो वाली कहानी भी खत्म हो जाए। ये हर महीने की है ना, तो 8 महीने में कितना मशवरा फीस चार्ज की? 20 मिलियन। 20 मिलियन की ओरिजिनल एंट्री बोले, मैं लिख नहीं रहा। कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। इसकी बजाय क्या एंट्री हो गई? कैश डेबिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। इनकम बढ़ाने की बजाय उसने खर्चे कम कर लिए। बड़े हो गए हैं, रॉन्ग एंट्री बार बार पढ़ें, ग्रीन में जो लिखी हुई है। OL चार्ज्ड एंड क्रेडिटेड इट टू खर्चे। OL ने चार्ज की और खर्चों में क्रेडिट कर दी। जल्दी से जबानी सोचें ओरिजिनल एंट्री। कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री। कैश डेबिट खर्चे क्रेडिट। रेक्टिफाइंग एंट्री अदर इनकम क्रेडिट और खर्चे डेबिट। दोनों जगह प्लस करने से एंट्री सही हो जाएगी। आप ये ना कि दोनों जगह प्लस कर रहे हैं, एक इनकम साइड है एक एक्सपेंस साइड है, दोनों जगह प्लस करेंगे तो डबल एंट्री फिर तो टैली होनी है। इट इज नॉट एडजस्टमेंट ऑफ कैंसिलेशन, आई विल कॉल इट एज रेक्टिफिकेशन। नो, अब सादा सा काम रह गया, वो कर दें, वो जो करना है होता है आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। अब पेरेंट के अंदर इनकम में आ गया 20, अब ये वाला 20, और सब्सिडरी की गलती उसने कोई बताई नहीं, सब्सिडरी ने गलती की नहीं। अल्लाह का शुक्र है, सब्सिडरी के इसमें ये वाली फिगर्स जो पड़ी होंगी वो पड़ी होंगी, कोई मसला नहीं। तो सब्सिडरी की ये, चलो यार रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार। बैलेंस शीट के एंगल से कोई रिसीवेबल पेएबल कैंसिल नहीं करना, क्योंकि सवाल में लिखा नहीं हुआ कोई रिसीवेबल पेएबल है। बैलेंस शीट का सवाल भी है ये, लेकिन रिसीवेबल पेएबल नहीं है इसमें। अब मैं क्या करूं? और इट इज़ ओनली रेक्टिफिकेशन। एंड ये एडजस्टमेंट किसकी है? कंसोलिडेशन के एंगल से। तो सब्सिडरी ने मेरे ख्याल से अपने खर्चों में डाल दिया होगा, सवाल खामोश था, खर्चों से निकाल दें। और पेरेंट की कहाँ से निकाल दें? अदर इनकम नहीं, निकाल दें, वो वाला तो कर दिया ना हमने ऑलरेडी। तो ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट हो गई, ये कंसोलिडेशन की हो गई। पता नहीं मुझे शायद याद पड़े आई कि अपने इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया था पेपर में। इग्नोर इसलिए कर दिया था कि +- 0 +- 0, लेकिन इतना कौन सोचता है? प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं बारों बार काम करना चाहिए। और तो नहीं कोई एडजस्टमेंट जो इस सवाल में टफ टाइम देगी? ब्रांड है, ये एडजस्टमेंट क्लास में करवाई हुई है बस, और तो कुछ भी नहीं है। कभी दिल चाहा तो
10 से 12 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा, ये सवाल कर लीजिएगा, कभी दिल में आया, मर्ज़ी है आज करना हो आज कर लीजिएगा, लेकिन आज वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35। नहीं, कैश इन ट्रांजिट भाई 8/12 नहीं होता, वो एज ऑन टाइप चीज़ है ना, बैलेंस शीट में जानी है, P&L टाइप चीज़ों पे होता है। कर दो बंद।